और सेशन आपका हिस्ट्री का है, यू कैन सी हियर, ठीक है। सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है आज, और आपकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, ओके। चलिए यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आप इंग्लिश में है यहाँ पर ये, और इसका हिंदी वर्जन भी है इधर आगे, आप देख सकते हैं। और चलिए भाई इसको रीड करने के बाद मुझे मैसेज करिएगा, अगर आपने रीड कर लिया है तो फिर आप लोग मैसेज करिएगा मुझे। ओके, तो ऑप्शंस में है क्रिप्स प्रपोजल के बारे में है, ठीक है। आप लोगों के मैसेजेस, ओके, तो इसका आंसर ट्राई नहीं करोगे क्या? वेरी गुड मॉर्निंग अनूप। यहाँ पर हिंदी में है ऑप्शन, फैकल्टी चैट पर मैसेजेस करिए स्टूडेंट्स, फैकल्टी चैट पर मैसेजेस करिए सब लोग प्लीज। आयुष, राजेंद्र, अवनी, आप लोग सब लोग फैकल्टी चैट देखिए, वहां विजिबल होगा स्टूडेंट्स, मैसेज वहीं पर करिए। ओके चलिए, मैं डिस्कस कर देता हूं इसको। Provisions was to be made for participation of Indian states in the constitution making body. क्रिप्स प्रपोजल ने ये कहा था कि जो भारत के लोग हैं, संविधान बनाने के लिए जो भी हम संस्था बनाएंगे, भारत के लोग उसमें शामिल होंगे, ओके। आप क्वेश्चन तो देख रहे हैं भाई। हर्षिता, आप एक बार या तो लॉग आउट करके लॉग इन करके देखो, आप लॉग आउट करिए, यहाँ रिक्वेस्ट भेजना, टीम बैकएंड पे है, वो एक्सेप्ट कर लेगी। सो प्रोविजंस वाज टू बी मेड फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी, बिल्कुल सही बात है, भारतीयों को इसमें हिस्सेदारी मिलनी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडरटुक टू एक्सेप्ट एंड इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा कि संविधान को लागू भी करेंगे, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसके बाद में अगला है, ऑल प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर टू गिवन एन अंडरटेकिंग अबाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में एक एक्सेप्टेंस देना था हमारे जो उस समय के जो राज्य थे, तो ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं है। इन द ऑनगोइंग वर्ल्ड वॉर नो रिसोर्सेज ऑफ ब्रिटिश इंडिया वुड बी यूज्ड, ये भी गलत है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज को तो वो लोग यूज कर ही रहे थे। तो 1 एंड 2 इसके करेक्ट है, 2 एंड 3 एंड 4 गलत है इसका, तो इसमें करेक्ट पूछा गया है हमसे, ठीक है। 1 एंड 2 तो बिल्कुल सही बात है, दिस इज करेक्ट, ओके। आगे चलते हैं। द फर्स्ट यूरोपियन टू बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले यूरोपीय, ठीक है भाई, चलिए बताइए। पहले यूरोपीय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और इनका नाम है जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल इन द ईयर 1888, प्लेस वाज इलाहाबाद, प्लेस वाज इलाहाबाद। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर, अपने करेक्ट आंसर्स मैच करते रहिएगा, अपने करेक्ट आंसर्स आप लोग मैच करते रहेंगे, ओके। सो आफ्टर दैट do let me know this point, that how many questions were correct and how many questions were wrong by you. So the next question on your screen, who among the following was not present at the founding session of Indian National Congress? Definitely Nauroji Iyer and Ranade were present, and Surendranath Banerjee. Actually, SN Banerjee founded his own party, Indian National Association,
and he was busy in its session in Calcutta. That's why Surendranath Banerjee was not present in this session. Okay, so keep in your mind, ध्यान रखिए इस point को, Surendranath Banerjee. Fine. So this is the right answer. The General Secretary of Indian National Congress in the year 1885. General Secretary. Who was the General Secretary? Maybe Aditya. I don't have the right information regarding this. Okay, so who was the General Secretary in 1885? The answer is A.O. Hume. Yes, A.O. Hume, who was also the founder of Congress. And do remember this thing. Keep in your mind that A.O. Hume never became president of Congress. Yes, guys, A.O. Hume never became president of Congress. Okay, so please keep in your mind. Very good morning, Chester. The first woman president of Congress. The first woman president of Congress. बताइए भाई. Okay. Oh my God. Okay, Chester, got it. And do remember this thing. First Indian. We are discussing about first Indian woman president of Congress, and the answer goes to Sarojini Naidu. Answer goes to Sarojini Naidu. Okay. There is a question number 6 on your screen. This is question number 6. You need to match the lists. Okay. Please match the lists. Harappa. Harappa, the river is Ravi. Okay. Harappa, Ravi. Here. Kalibanga. Kalibanga on the banks of Ghaggar. Lothal, Bhogwa, and Ropar on Satluj. So A3 and B2. A3, B2. This is the right answer. C1, D4. That's great. Mil gaya. This is the right answer. A is the right answer. No. A. भाई हड़प्पा का रावी है ना. हड़प्पा on the banks of river Ravi. Kalibanga on Ghaggar. Lothal on Bhogwa. Please check your notes. Please check your notes. I provided you in the segment of Indus Valley Civilization. If you see your notes, you will get to know this point, that all this information is given in your notes. So please refer your notes very carefully. Okay guys, so let's move on. आगे चलते हैं. Okay. Actually मेरे पास एक अपडेट है आप लोगों के लिए. So update is this. Yesterday we were discussing about medieval Indian history. We were discussing about medieval Indian history, and I would like to inform you regarding this point that medieval Indian history को हम लोग थोड़ी देर के लिए अभी होल्ड करेंगे. कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं? वेरी गुड अवनी, इट्स अ गुड परफॉर्मेंस. Share your scores, please, guys. Share your scores. Very good, Varsha. Modit, this it's a good score. Rhythm, nice. Yatish, very good.
ऋषिका, अनिकेत, हर्षिता, that's great यार. You guys are doing really well. You guys are doing really well. Okay, I must appreciate all of you guys. Very good. Good going. Uh, let's discuss about the South Indian rulers. Actually, uh, मैं अपने स्केड्यूल को चेक कर रहा था एंड अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल मुझे मेडिवल अभी थोड़ी सी मतलब आज के लिए थोड़ा सा जो आज का हमारा सेशन है उसके एक हिस्से में हम लोग चोल चालुक्य पल्लवास जरा देख लेते हैं एंड आफ्टर दैट मैं आपको लेकर के चलूंगा मेडिवल की तरफ. ठीक है भाई. सो मैंने कल थोड़ी बहुत बात की थी आपसे मेडिवल के बारे में, गजनी की बात कर ली थी, मोहम्मद गजनवी की बात कर ली थी. सो थोड़ी देर आप लोग रुकेंगे, 30 मिनट्स मैक्स 30 to 45 मिनट्स. उसके बाद हम लोग गौरी के तरफ गजनी से होते हुए गौरी के तरफ मूव कर जाएंगे. फाइन गाइज. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. इसको कंटेंट के सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग यहाँ से. ठीक है. देखिए साउथ इंडिया में कल मैंने आपसे बात की थी हर्षवर्धन की, मतलब कल मैंने आपसे बात की थी हर्षवर्धन की. एंड हर्षवर्धन was defeated by a ruler of South India on the banks of river नर्मदा. नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के एक राजा ने हराया था और उस राजा का नाम आप लोगों को बताना है. मैंने कल पढ़ाया था आपको, जल्दी से मैसेज करके बताइए. Who was that ruler who defeated Harshvardhan on the banks of river Narmada? बोलिए भाई. Very good Ayush. Very good. And the answer is Pulkesin II. This is the right answer. Pulkesin II. Fine. So guys, आज हम लोग चालुक्य फैमिली से स्टार्ट करेंगे और जो पुलकेशिन II था वो इसी चालुक्य फैमिली को बिलोंग करता था. फाइन. So please see on the screen. Listen, अगर आप नियर बाई एग्जाम्स को उठा करके देखें, क्वेश्चंस को उठा कर देखें तो साउथ इंडिया से आपको क्वेश्चंस पक्का दिखेंगे. और मैं आपको बताऊं कि साउथ इंडिया से आपको जो क्वेश्चंस दिखते हैं ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस वो बड़े ट्रेडिशनल और बड़े हॉट फेवरेट से क्वेश्चंस हैं. लेकिन होता क्या है कि उस सेगमेंट को पूरा छोड़ दिया जाता है और ऐसे में उससे अगर इजी क्वेश्चंस भी आते हैं तो वो नहीं बनते. और मेरी थ्योरी ये रहती है कि एटलीस्ट अगर कोई सेगमेंट डिफिकल्ट है, अगर कोई सेगमेंट से क्वेश्चंस कम निकलते हैं तो एटलीस्ट उसको इतना कर लो कि आपसे अगर वहां इजी क्वेश्चंस आए तो बन जाए. डिफिकल्ट छोड़ दीजिए, लेकिन अगर इजी क्वेश्चन आए तो पक्का बन जाए. ओके. सो मैं इसी थ्योरी को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ूंगा. और चालुक्य डायनेस्टी जो है इनकी 3 ब्रांचेस है. इनकी 3 ब्रांचेस थी चालुक्य डायनेस्टी की. और चालुक्य डायनेस्टी में पहली ब्रांच कहलाती है वातापी. कई जगहों पर इनको बादामी भी कह देते हैं, तो ये सेम ही चीज है, वातापी और बादामी. फर्स्ट. आफ्टर दिस second branch is known as Chalukyas of Kalyani and third is known as Chalukyas of Vengi. Chalukyas of Vatapi और बादामी, कल्याणी एंड वेंगी. ओके. अब इन सब में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ पर कि इन तीनों में द चालुक्यास ऑफ वातापी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे इंपॉर्टेंट यही है. देन आफ्टर दिस सेकंड नंबर पर ये आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये. एंड सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो वेंगी है. चालुक्यास ऑफ वेंगी आर लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस. लेट्स मूव. द फर्स्ट पॉइंट इज, देखिए साउथ इंडिया में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स के सामने वो आता है कि वो लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं होती बच्चों से. यार एग्जैक्टली व्हाट इज द लोकेशन.
So let me tell you this point that Chalukyas of Vatapi or Badami, the location is Bijapur. Bijapur, Karnataka. Okay. Bijapur किधर है? This is a place in Karnataka. And founder of this dynasty was Jai Singh. Famous ruler of this dynasty was Pulkesin II, and he was the guy who defeated. He was the king who defeated Harshvardhan. Please remember this point by heart. Okay. नहीं अवनी इनमें से दो कर्नाटक में थी और एक तेलंगाना का जो एरिया है आज तेलंगाना आंध्रा का उधर थी. Okay, so let's move on. Here you can see the English version of this. See, when Pulkesin II defeated Harshvardhan, he assumed title of Parmeshwar. ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि when Pulkesin assumed title of Parmeshwar, मैं यहाँ लिख देता हूँ after defeating Harsh. After defeating Harsh. ओके. हर्षवर्धन को हराने के बाद में इसने टाइटल लिया था परमेश्वर का. फाइन. एंड इसने अपने बारे में तारीफें करवाई हैं और वो तारीफें हैं एक इंस्क्रिप्शन है ए होल दिस इज द प्लेस इन कर्नाटक. कर्नाटक में जगह है. अच्छा लिखा हुआ है इधर मैंने, सॉरी मैंने देखा नहीं. ओके. और ए होल इंस्क्रिप्शन को लिखा था रवि कीर्ति ने. जरा मुझे बताइएगा हु कंस्ट्रक्टेड प्रयाग प्रशस्ति. प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके आदेश से करवाई गई थी? Who was the ruler associated with प्रयाग प्रशस्ति? प्रयाग प्रशस्ति मतलब तारीफ प्रशंसा में लिखा गया. प्रयाग प्रशस्ति से जुड़ा हुआ लगता है इस क्लास की सारी जिम्मेदारी अवनी ने ही अपने कंधों पर ले रखी है. बाकी कोई आंसर नहीं कर रहा है. चलिए अच्छी बात है. आयुष का आंसर आया. ठीक है. प्रांजल ने भी आंसर किया है और मुदित ने भी आंसर किया है समुद्रगुप्त. एंड गाइस वुड यू प्लीज टेल मी दैट हु रोट प्रयाग प्रशस्ति? प्रयाग प्रशस्ति was related with Samudragupta. He was the ruler. But who wrote प्रयाग प्रशस्ति? Would you please tell me this point? Very good, Chester. Great. Pranjal. Nice. Fine. Harish here. ठीक है. It's great. आपने you guys attempted this question. ठीक है. अब सुनिए. मैं क्वेश्चन क्यों पूछ रहा था आपसे? Because कुछ उसी तरीके का इंफॉर्मेशन यहाँ पर है. A whole inscription was related with Pulkesin II, and this was written by Ravi Kirti. And the last ruler of this dynasty was Kirtivarman II, and he was killed by his minister Dantyadurga. Okay. Kirtivarman II was killed by his minister Dantyadurga. And please keep this name in your mind, Dantyadurga, because near about after 10 to 15 minutes ये नाम फिर से आपके सामने आएगा. मैं पूछूंगा तब आपसे वहां पे और फिर आपको आंसर करना पड़ेगा. फाइन. तो मैं बता के चल रहा हूं पहले से आपको. ओके. आफ्टर दिस चालुक्यास ऑफ कल्याणी. Please let me know this point that how many students in my class belong to Hindi medium? How many of you? That's great, Avni. Great. How many of you belong to Hindi medium? Only Hindi people. Only Hindi. Okay.
only 2 people are there. Only 2 people belong to Hindi in my class. Okay, fine. Fine, guys. Let's move on. After this, Chalukyas of Kalyani. And where is Kalyani? Kalyani is located in Bidar. Kalyani is the place in Bidar. Fine. And Bidar is a place in Karnataka. The first point is who founded this dynasty? Talab second. And Vikramaditya sixth is very important. Vikramaditya sixth. Yes, of course, guys. Vikramaditya sixth is very, very important. This is a repeated question of the exams that Vikramaditya sixth belonged to which dynasty? Chalukyas of Kalyani. And a great poet Bilhad was present in his court. And Bilhad wrote a book, Vikramanka Deocharit, about Vikramaditya sixth. Okay, so these 3 points are very important. And the last ruler of this dynasty was Someshwar IV. That's it. Okay, actually it's something nice. ये एक्चुअली इस तरीके से काम करता है. It's something like this कि आप जैसे कि एक पिताजी हैं और उन्हीं फैमिली के उनके 3 बेटे हैं, ठीक है. और एक बेटा उनका बीजापुर में बस गया, एक बीदर में बस गया, एक आंध्रा में चला गया. तो अब फैमिली तो वही है, भाई फैमिली तो वही है, बस उनकी ब्रांचेस हो गई हैं, ये जैसे फैल गई हैं. अब जैसे मेरे ग्रैंडफादर वो कानपुर में रहते थे, ठीक है. और फिर उनके 3 बेटे और वो अलग अलग लोकेशंस में शिफ्ट हो गए. तो फैमिली तो वही है. तो इट्स समथिंग लाइक दिस. ये इस तरीके से काम करता है. आई होप सो अब नहीं समझ में आ गया होगा, ठीक है. ओके. After this, Chalukyas of Vengi, at present in Telangana, founder was Vishnuvardhan, and the last ruler of Vijayaditya. Last ruler of this dynasty was Vijayaditya VII. There is a mistake in typing. He was Vijayaditya VII. Okay. Okay. Let's move on. After this, after the decline of Chalukyas, Pallav dynasty developed in Tamil Nadu. Actually, जो चोलास तो बाद में आएंगे. खैर, हम बात कर रहे थे कि कर्नाटक, in the area of Karnataka, Chalukyas were ruling, and simultaneously in the area of Tamil Nadu, पल्लवास वर रूलिंग. एंड पल्लवों के बारे में मैं आपको बात बताऊंगा. यहाँ पे इनका जो आर्किटेक्चर है वो बड़ा शानदार है. एंड एग्जाम्स के अंदर में ढेरों क्वेश्चंस पूछे गए हैं अबाउट द पल्लवास. एंड पल्लवास का जो डेवलपमेंट हुआ, ये चाहे चालुक्यास हो, पल्लवास हो, ये सब के सब 6th सेंचुरी से लेकर के 6th सेंचुरी से लेकर के 10th सेंचुरी, दैट मींस 601 AD से लेकर के 999, ठीक है भाई. तो आप ये है स्टोरी इनके बारे में. ईयर 1000, 600 से लेकर के ईयर 1000, 300-400 साल का कहानी है इनका. राजेंद्र, आई होप सो आपको जानकारी मिल गई होगी, ठीक है. ओके. आप इन्हीं का शासन था जिस समय कर्नाटक में चालुक्यास रूल कर रहे थे. एट द सेम टाइम पल्लवास वर रूलिंग इन तमिलनाडु. ओके. और डू रिमेंबर दिस थिंग दैट चालुक्यास, पल्लवास ये एक ही टाइम पर है लगभग. चालुक्यास कर्नाटका में है, पल्लवास तमिलनाडु में है. पल्लव जब खत्म होंगे तो तमिलनाडु से ही राइज होगा चोलास का. दैट मींस पल्लव पहले हैं, चोलास बाद में है. ओके. तो चलिए भाई देखिए. पल्लव फाउंडर सिंहवर्मन, कैपिटल कांची, तमिलनाडु.
famous ruler was Mahendravarman first and he wrote a book Matta Vilas Prahasan. Mahendravarman first wrote a book Matta Vilas Prahasan. Okay. Fine. And Matta Vilas Prahasan, this book is about politics. This book is about politics. ये पुस्तक पॉलिटिक्स के बारे में है, राजनीति के बारे में. चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से. नरसिंहवर्मन फर्स्ट, the another popular ruler of Pallava dynasty, and he constructed Rath temples in Kanchi. कांची में रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था इसने. एंड रथ टेम्पल्स को हम लोग मोनोलिथिक टेम्पल्स भी कहते हैं, शोर टेम्पल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एक पूरी चट्टान को, एक पूरा रॉक को काट के बनाए गए हैं. और ये जो रथ टेम्पल्स हैं ये एक्चुअली 5 है. कितने हैं? 5 रथास. शी जिनपिंग इधर ही आए थे लास्ट ईयर. शी जिनपिंग यहीं पर आए थे, मामल्लपुरम या महाबलीपुरम. एंड दिस इज द लोकेशन इन तमिलनाडु. कहां पर है? तमिलनाडु में. एंड ये जो पंचरथ हैं, इनसे क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं. पंचरथ ये पांडव के ऊपर में है, पांडव. और इसमें जो पहला रथ है वो युधिष्ठिर के ऊपर है, सेकंड भीम का है, थर्ड जो रथ है वो अर्जुन का है, और जो चौथा रथ है वो नकुल और सहदेव का है. मिक्स नकुल सहदेव दोनों का एक ही है. और 5वां रथ जो है वो द्रौपदी का है. सब स्मॉलेस्ट रथ, सबसे छोटा रथ टेम्पल जो है वो द्रौपदी का है. सबसे बड़ा किसका है? युधिष्ठिर का. और लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि थर्ड रथ टेम्पल, कितना डीप जाके पूछा था, थर्ड रथ टेम्पल बिलोंग टू विच पांडव. तो जिसको पांडवों का ऑर्डर पता है वो खुद ही कर ले जाएगा कि अर्जुन जो है वो मध्य में आते हैं, 3rd नंबर पर आते थे अर्जुन. तो वो लोग कर लेंगे इसका जवाब, जिनको ये थोड़ा सा मिस कर गए वो नहीं कर पाए. ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा इसको भाई. आफ्टर दिस नरसिंहवर्मन सेकंड पावर में आता है. एंड नरसिंहवर्मन सेकंड कंस्ट्रक्टेड कैलाश टेम्पल. कैलाश टेम्पल इन कांची, कांची तमिलनाडु, कांची तमिलनाडु. ओके. एंड द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज अपराजित. इस वंश का अंतिम शासक जो था वो अपराजित था. ठीक है भाई. आफ्टर पल्लवास, चोलास came in power, and founder of Chol dynasty was Vijayalaya, and Vijayalaya constructed Choleswar temple. Vijayalaya constructed Choleswar temple. And चोलास की जो कैपिटल्स थी ना, लेट मी टेल यू दिस पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल. चोलास का जो रीन था, जो रूलिंग एरिया था, दैट वाज तमिलनाडु. दैट वाज तमिलनाडु. ऑल्दो जो नियर बाई एरियाज है, केरला के पार्ट है, कर्नाटका के पार्ट है, कुछ आंध्रा के पार्ट है, वो कैप्चर करेंगे, अटैक करेंगे, कैप्चर करेंगे. बट मेजर रूलिंग एरिया वो तमिलनाडु है. ओके. इनके कैपिटल चेंज होते रहे टाइम टू टाइम. सो प्लीज कीप दिस कैपिटल इन योर माइंड. उरायूर, ये पूछे गए कई बार. उरायूर, देन कावेरी, देन तंजौर. शिफ्टिंग होती रही है. I repeat this point, shifting होती रही है कैपिटल्स की between Orayur, Kaveri and Tanjore. Fine. After this, guys, Cholas are very important for the exams. Cholas are very, very important for the exams. Keep in your mind. The bronze statue of Nataraj belongs to Chol dynasty. The bronze statue of Nataraj. Actually, this is the epitome of Cholas. This is the epitome, मतलब चोल डायनेस्टी का ये एक सिग्नेचर आप मान लीजिए कि जो ब्रॉन्ज स्टैचू है नटराज का, ये सिग्नेचर है. उनका एक सबसे पॉपुलर जो है ये चीज है जुड़ी हुई चोल डायनेस्टी से, स्टैचू ऑफ नटराज. ब्रॉन्ज है, कांसे की बनी हुई है. एंड नटराज यू नो वेरी वेल, डांसिंग फॉर्म ऑफ गॉड शिवा. भगवान शिव का
जो डांसिंग फॉर्म है, नृत्य करता हुआ रूप है, नटराज कहलाते हैं। अच्छा, नेवी की बात करें चोलास की, नेवी वाज आल्सो वेरी डेवलप्ड। मैं नेवी का आपको एग्जांपल देता हूं कि चोलों ने तो पूरा श्रीलंका जीत लिया था। चोलास कैप्चर्ड कंप्लीट श्रीलंका, थाईलैंड। उस समय थाईलैंड को कहते थे सियाम। थाईलैंड वाज नोन एज श्याम, श्याम या सियाम कहते थे थाईलैंड। इसको जीत लिया। इसके अलावा बंगाल को कैप्चर किया था राजेंद्र फर्स्ट ने, मैं बताऊंगा अभी आपको आगे। एंड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, दिस वाज आल्सो अ वेरी प्रोमिनेंट फीचर ऑफ चोल डायनेस्टी। जैसे आज होता है ना कि पंचायत होती है गांव के अंदर में, ग्राम पंचायत होती है, एंड दे डिसाइड कि कहां पर नाली बनेगी, कहां सड़क बनेगी, कहां स्कूल बनेगा। नॉट एग्जैक्टली ऑन दिस फॉर्मेट बट सिमिलर टू दिस। आज के 1000 years ago, 1000 साल पहले, चोलास ने विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को बढ़ावा दिया, एंड दैट वाज वेरी ग्रेट फीचर। उत्तिरमेरूर दिस इज द प्लेस इन तमिलनाडु, जगह है तमिलनाडु में। एंड उत्तिरमेरूर इंस्क्रिप्शन टेल्स अबाउट चोल डायनेस्टी। उत्तिरमेरूर अभिलेख से चोल डायनेस्टी के बारे में जानकारियां प्राप्त होती है। आगे चलते हैं हम लोग। और पॉपुलर और फेमस रूलर्स ऑफ चोल डायनेस्टी, राजराज फर्स्ट, यहाँ पर एक राजा हुआ था। बृहदेश्वर टेम्पल तमिलनाडु में इसी ने बनवाया था, कांचीपुरम में है। एंड इसको बृहदेश्वर को राजराजेश्वर टेम्पल भी कहते हैं। ओके, एंड राजराज फर्स्ट में एक पॉइंट मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा कि ही वॉन नॉर्थ पार्ट ऑफ श्रीलंका। ही वॉन नॉर्थ श्रीलंका। एंड आप लोग जानते हैं कि श्रीलंका का जो नॉर्थ का पार्ट है वहां पर तमिल पॉपुलेशन काफी है। और वो तमिल पॉपुलेशन क्यों ज्यादा है वहां पर, इसका रीजन आप लोगों को परहैप्स समझ में आ रहा होगा कि जब चोलास का रिजीम था तो इस समय जो हमारे तमिलनाडु के लोग हैं, और तमिलनाडु श्रीलंका से काफी पास भी है, तो हमारे तमिलनाडु के जो लोग हैं वो यहाँ जाके बसते रहे, और इसीलिए श्रीलंका के नदर्न पार्ट के अंदर में तमिल पॉपुलेशन काफी है। बाकी श्रीलंका के जो उनकी मूल आबादी है वो सिंगलीज है, सिंगली है। ओके, सो ये कनेक्शन भी मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। और इसके बाद राजराज फर्स्ट तो पावरफुल था ही, उसका बेटा राजेंद्र ये तो और पावरफुल निकला। एंड राजेंद्र जो है ही वॉन कंप्लीट श्रीलंका, ही वॉन कंप्लीट श्रीलंका। इसने पूरा एंटायर श्रीलंका जीत लिया, ठीक है। और श्रीलंका का जो रूलर था एट दैट टाइम, उसका नाम था माहिम, माहिम फिफ्थ। और माहिम को ला करके तमिलनाडु में कैद कर दिया, जेल में डाल दिया उधर इसने। आफ्टर दिस राजेंद्र फर्स्ट वॉन बंगाल। यस, ये साउथ इंडिया का पहला शासक है जिसने बंगाल को जीता है फ्रॉम महिपाल। एट दैट टाइम बंगाल का जो शासक था उसका नाम था महिपाल, और महिपाल को हरा दिया इसने। एंड जरा आप लोग मुझे बताना कि बंगाल की जो सबसे बड़ी नदी है वो नदी कौन सी है? बंगाल की जो मेजर रिवर है उसका नाम क्या है? जरा आंसर करिए भाई। एक्चुअली आप अलग अलग नाम आप बता लीजिए, बट दैट इज गंगा। डू रिमेंबर दिस थिंग, दैट इज गंगा बच्चों। और गंगा जब बांग्लादेश के अंदर में जाती है तब वो ब्रह्मपुत्र से मिलती है, तब पद्मा, मेघना ये सब नाम, तब वहां देख, जमुना ये सब नाम तब वहां देखने को मिलते हैं। तो मेजर रिवर तो गंगा ही है बंगाल के क्षेत्र में। उसकी ट्रिब्यूटरीज है, हुगली वगैरह सब सहायक है उसकी। अच्छा,
तो सुनिए, चूंकि इसने गंगा का एरिया जीत लिया तो इसने अपने आप को पता क्या बोला, यहाँ पर जरा आप देखो, गंगा कोंड चोलपुरम, मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। गंगा मतलब, गंगा कोंड का मतलब होता है विनर, तमिल में कोंड का मतलब होता है विनर, जीतने वाला। चोल मतलब इसकी वंश का नाम है, और पुरम रहने की जगह। पुरम क्या है? रहने की जगह। मतलब गंगा को जीतने वाले चोल का निवास स्थान। जैसे अभी होता है ना वो केशवपुरम, इंदिरापुरम, दुनिया भर के पुरम। ओके, तो ये उस तरीके से है। तो इसने गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना की, द न्यू कैपिटल ऑफ चोलास। अभी मैंने 3 कैपिटल बताई थी चोलास की, उरयूर, कावेरी, तंजौर, और इनकी अगली कैपिटल कहां पर आ गई? गंगैकोंड चोलपुरम में आ गई, नेक्स्ट कैपिटल। टाइटल देखो, गंगैकोंड, मुडीकोंड, मुडी दैट इज श्रीलंका, तमिल में मुडी को बोलते हैं श्रीलंका, तो श्रीलंका को जीतने वाला। पंडित चोल, जो कि संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था, तो पंडित चोल कहलाता था। तो जरा आप लोग मुझे बताओ, राजेंद्र फर्स्ट के बारे में सारे पॉइंट्स क्लियर हैं कि नहीं? पहले आप लोग मुझे ये बताएंगे। और यहां तक मैंने आपको चालुक्याज, पल्लवाज, चोलास के बारे में जितने पॉइंट्स बताए हैं, वो सारे पॉइंट्स क्लियर हैं या नहीं? पहले आप मुझे ये बताइए। एक्चुअली अवनी, संस्कृत क्लासिकल लैंग्वेजेस में से एक है। तो संस्कृत तो जहां पर भी हवन पूजन यज्ञ सब होंगे, वहां तो संस्कृत का ही इस्तेमाल होगा। और वैदिक कल्चर जो है वो साउथ इंडिया में भी फैला है थ्रू अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि वैदिक कल्चर को नॉर्थ से साउथ इंडिया ले गए थे, तो वहां पर भी अगर पूजा पाठ जो भी होते हैं तो वहां संस्कृत का ही प्रयोग होता है। आम बोलचाल मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ सब चल रहा है, पर संस्कृत सबसे कनेक्टेड है। ओके, चलिए आगे चलते। ठीक है भाई, ओके गाइस, थैंक यू। लेट्स मूव ऑन। There was a ruler in Chol dynasty. A name was Kulottum first, and Kulottum first liberated Sri Lanka. श्रीलंका को इसने आजाद कर दिया था। एंड हम एक करेक्टर से मिलेंगे इन टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। मलिक काफूर was commander of Alauddin Khilji, and Malik Kafur ended Chol dynasty. और जब अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ाऊंगा, देन आई विल डिस्कस अबाउट मलिक काफूर, वहां बात करेंगे इसकी। तो इसने जो है करीब इट वाज 1305 और 1303, 1304 या 5 का दौर था, जब मलिक काफूर साउथ इंडिया की कैंपेन पर गया था, और इसने साउथ इंडिया के जितने भी पुराने डायनेस्टीज थे वो सारे के सारे बर्बाद कर दिए थे, तबाह कर दिए थे। ठीक है भाई, सो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। आप जरा आप लोग मुझे बताएंगे कि दंती दुर्ग को आप लोग जानते हो क्या? डू यू नो दंती दुर्ग, द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी? मैंने कहा था कि 10-15 मिनट बाद तुमसे पूछूंगा मैं दंती दुर्ग। जो लोग शुरुआत से क्लास कर रहे हैं, जो बाद में लेट जुड़े हैं, उनकी तो मैं बात अभी नहीं कर रहा। यस, अंकुर का मैसेज आया। यस, विनो, चेष्टा, अनिकेत, अच्छा अभी जान गए अनिकेत। अब कनेक्शन जुड़ गया होगा ना, वो जो बताया था मैंने। यस, राष्ट्रकूट, लास्ट राष्ट्रकूट, सॉरी लास्ट रूलर ऑफ चालुक्यास ऑफ वातापी, कीर्तिवर्मन सेकंड। कीर्तिवर्मन सेकंड वाज किल्ड बाय दंतेदुर्गा, एंड ही सेम दंतेदुर्गा। कर्नाटक के अंदर में इसने चालुक्य फैमिली के अंतिम राजा की हत्या कर दी, वातापी के फैमिली के। अब सुनिए, जब इसने वातापी के चालुक्यों को एंड कर दिया ना, तो कल्याणी के चालुक्य पड़ोस में तो भड़क गए, वो खानदान तो एक ही था। तो कल्याणी के चालुक्यास ने इसके ऊपर अटैक कर दिया,
और ऐसे में इसका प्लान तो था कर्नाटक में ही बीजापुर में टावर स्टैब्लिश करने का, लेकिन अभी वहां पे जगह नहीं मिली। इन दैट केस इसको वो जगह छोड़नी पड़ी और ये चला जाता है कहां पर, महाराष्ट्र, जो सोलापुर वगैरह के आसपास के एरिया है वहां पर। और ये वहां पर राष्ट्रकूट फैमिली की स्थापना करता है। फिर धीरे धीरे राष्ट्रकूटों का एम्पायर बढ़ता गया और राष्ट्रकूट बहुत पावरफुल हुए। और आप सब लोगों को ये पॉइंट्स जानने चाहिए कि राष्ट्रकूट फैमिली में एक राजा हुआ था और इसका नाम था कृष्ण फर्स्ट। एंड कृष्ण फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एंड दैट्स रियली ग्रेट टेम्पल, बहुत शानदार मंदिर है। अगर मैं एक सेकेंड, आप लोग इसकी इमेज देखना चाहेंगे क्या? वैसे तो मैंने इसमें तो ऐड नहीं किया हुआ है, हाँ, लेकिन मैं आपको गूगल के माध्यम से दिखा सकता हूँ। तो अगर आप लोग खुद से देख लें तो भी ठीक है, अदरवाइज मैं दिखा देता हूँ, मर्जी आपकी है, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आप लोग गूगल से देख लीजिएगा इसको। आप गूगल पर टाइप करना कीवर्ड कि कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा। कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा आप कीवर्ड टाइप करेंगे, आपको इसकी इमेजेस मिल जाएंगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, इसका एरियल व्यू देखिएगा, एरियल व्यू बहुत शानदार है। ओके, हाँ बिल्कुल, एलोरा की गुफाएं हैं वहां पर, और ये गुफा नंबर 16 या 17 है वहां पर। और सुनिए, कैलाश टेम्पल दो हो गए हैं। एक कैलाश टेम्पल मैंने अभी आपको बताया था, कैलाश टेम्पल जो कि पल्लवास ने बनवाया था, याद है कि भूल गए? ये देखिए, नरसिंहवर्मन सेकंड, नरसिंहवर्मन सेकंड ने कैलाश टेम्पल बनवाया था कांची के अंदर में। और एक का कैलाश टेम्पल ये आ गया, एक कैलाश टेम्पल ये वाला आ गया। ओके, सो कीप इन योर माइंड कि इन दोनों में से कौन सा कैलाश टेम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता दूं आपको कि राष्ट्रकूटों वाला कैलाश टेम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम पर क्वेश्चंस यहीं से फ्रेम होते हैं, ध्यान रखिएगा। कृष्ण फर्स्ट वाज द रूलर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी एंड ही कंस्ट्रक्टेड कैलाश टेम्पल इन एलोरा। आगे चलते हैं। अब कुछ टर्म है जो कि आपको याद रखने चाहिए, कुछ टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर जो कि इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड रुकना जरा, चलिए यहां देख लेंगे। चोल पीरियड में कुछ टर्म है जो कि बड़े चर्चा में रहे, जैसे ब्रह्मदेय, पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में कई बारी कि ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी, दैट वाज नोन एज ब्रह्मदेय। नाडू, ग्रुप ऑफ विलेजेस, गांवों के समूह को नाडू कहते थे। डिस्ट्रिक्ट, जिला, जिला जो है वलनाडु कहलाता था, और गांव कहलाते थे वडवा। नॉर्थ इंडिया जो साउथ इंडिया में रहते थे वो वडवा कहलाते थे। तो कुछ टर्म है तो जिनके मतलब आप लोग याद रखना, ये नाडू, वलनाडु, और पूछे गए क्वेश्चन है सारे के सारे एग्जाम में तुम्हारे, ठीक है भाई। चलिए, तो इस तरीके से इसका हिंदी वर्जन यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ से। चलिए भाई, तो यहाँ से हमारा जो साउथ इंडिया की बातें थी वो हमने खत्म कर ली हैं। अच्छा, विजयनगर एम्पायर जो है वो मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में आता है, तो मैं वो आगे पढ़ा दूंगा आपको जब साउथ इंडिया, जब हम लोग पढ़ेंगे मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। मोहम्मद बिन तुगलक का विजयनगर एम्पायर से कनेक्शन था। मोहम्मद बिन तुगलक की वजह से ही हरिहर और बुक्का को एक रीजन मिला था विजयनगर एम्पायर को फाउंड करने का। सो व्हाट वाज द स्टोरी, वी विल डिस्कस इट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रिकनेक्ट कर देता हूं मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के साथ में। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये मोहम्मद बिन कासिम का अटैक एंड इन द ईयर 712 AD, and Muhammad bin Qasim started Jizya tax. All these points I told you in yesterday's class. कल डिस्कशन हुआ था हमारा इन सारे पॉइंट्स को लेकर के। एंड जल्दी से बताओ भाई, फटाफट बताइए गाइस, मैसेज में। कल मैंने जजिया की सारी बातें की थी आप लोगों के साथ में, जजिया की सारी बातें हुई थी हमारी आपकी, ठीक है। एंड अकबर, औरंगजेब, वो नोट्स मिल भी गए होंगे आपको, ठीक है। तो मैं आज बात नहीं करूंगा इनकी। अलग तगीन की बातें कर ली थी, सुबुक्तगीन की बात हो गई थी,
गजनी की बात हो गई थी, ठीक है। और आज मैं आप लोगों को लेकर के चलूंगा टुवर्ड्स महमूद ऑफ गौर, मोहम्मद गौरी की तरफ लेकर चलूंगा। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ से, ठीक है। और क्लास को आगे बढ़ाने के पहले आप जरा मुझे ये बताओ कि व्हेन महमूद ऑफ गजनी लूटेड गुजरात सोमनाथ टेम्पल, who was the ruler of Gujarat at that time? At that time, in 1025, who was the ruler of Gujarat? Very good. Uh, very good. Avni, Harshita, Aryan, Ayush. The ruler was Bhim first. Okay. So let's start the discussion about Mahmud of Gaur. Guys, listen. Actually, महमूद ऑफ गजनी के बाद में एंट्री होती है महमूद ऑफ गौर की। एंड महमूद ऑफ गौर ने जब इंडिया पर अटैक करना स्टार्ट किया तो इसका जो पर्पस था इंडिया पर अटैक करने का, इसका पर्पस क्या था कि भारत को यहाँ पर लूटपाट तो करनी है, प्लंडर तो करनी है, लूटपाट तो करनी है, एनेक्सेशन भी करना है, कब्जा भी करना है। ध्यान रखिएगा। एंड जरा आप लोग मुझे ये पॉइंट बताएंगे कि महमूद ऑफ गजनी जो है, ठीक है, महमूद ऑफ गजनी जो है, जब उसने इंडिया के ऊपर में अटैक किया था तो उसके अटैक के रीजंस क्या थे? व्हाट वाज द एजेंडा ऑफ महमूद ऑफ गजनी व्हेन ही अटैक्ड ऑन इंडिया? बताइए भाई। कल बात हुई थी हमारी, आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और सीडीएस और सीएपीएफ में ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओनली प्लंडरिंग, बिल्कुल सही बोला मुदित चेस्टा। ओनली प्लंडरिंग, केवल लूटपाट उसका उद्देश्य था। और गौरी का उद्देश्य क्या था? लूटपाट तो था ही, कब्जा करना भी इसका उद्देश्य था। अच्छा भाई आगे चलते हैं। गौरी का जो पहला अटैक था दैट वाज अगेंस्ट मुल्तान। मुल्तान दिस इज द प्लेस इन पाकिस्तान, ये जगह पड़ती है पाकिस्तान में, मुल्तान, ठीक है। और इसके बाद में इसने 1178 में अटैक किया गुजरात पर। एंड एट दैट टाइम रूलर ऑफ गुजरात वाज भीम सेकंड। एंड मोहम्मद गौरी वाज थिंकिंग कि भीम सेकंड को हरा लूंगा और मेरा मामला सेट हो जाएगा। बट भीम सेकंड डिफीटेड महमूद ऑफ गौर। और इसके बाद मोहम्मद गौरी को अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ी। एंड मोहम्मद गौरी ने प्लान किया कि अब मैं भारत के ऊपर में गुजरात के रास्ते अटैक नहीं करूंगा, जो पुराना रास्ता है पंजाब हरियाणा होते हुए, मैं उस रास्ते से अटैक करूंगा, पंजाब हरियाणा दिल्ली। और जब इसने इस रूट से अटैक किया तो हरियाणा में एक जगह पड़ती है तराइन। तराइन इज अ प्लेस इन हरियाणा। और 1191 में जब इसने अटैक किया दिल्ली के ऊपर में, तो इस समय दिल्ली के शासक थे पृथ्वीराज चौहान। एंड गाइस डू रिमेंबर दिस थिंग, जिन्हें हम लोग पृथ्वीराज चौहान किताबों में सब जगह पृथ्वीराज चौहान लिखा होता है, एक्चुअली ही वाज पृथ्वीराज थर्ड। इनके परिवार में इनके पहले 2 पृथ्वीराज हो चुके थे, ही वाज थर्ड पृथ्वीराज। एंड थर्ड पृथ्वीराज इज वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है पृथ्वीराज थर्ड। ओके, देखिए आप यहाँ पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन निकलता है कि तराइन के युद्ध या पानीपत के युद्ध, ये तराइन में युद्ध क्यों होते थे, कुरुक्षेत्र क्यों चुना गया था महाभारत में, ठीक है, या फिर पानीपत क्यों चुना गया इधर? तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, युद्ध उन जगहों पर होते थे बच्चे जो कि आबादी से दूर के क्षेत्र होते थे, आबादी से दूर होते थे। अगर मैं पानीपत और तराइन की बात करूं तो ये दिल्ली से पानीपत करीब 90 किलोमीटर है, 90 के आसपास है। तराबड़ी और दूर है, तराबड़ी अंबाला के पास पड़ता है, पानीपत और अंबाला के बीच की जगह है। अगर आप चंडीगढ़ कभी जाएं और दिल्ली से चंडीगढ़ अगर आप ट्रेवल करें तो हाईवे पर ही पड़ती है जगह, तराबड़ी अभी नाम मिलता है। बड़ा सा गेट लगा हुआ है फ्लाईओवर के नीचे की तरफ जो है, ठीक है। तो
होता क्या था कि जब ये इन्वेडर्स अटैक करते थे ना देश के ऊपर में, तो यहाँ पर जो भी पावरफुल रूलर होते थे उनका प्लान ये होता था कि वो इन इन्वेडर्स को दिल्ली से एक अप्रोप्रिएट, एक सेफ डिस्टेंस पर रोक दें। इसके अलावा एक और चीज है कि यहाँ पर यमुना नदी का विस्तार भी है आसपास के क्षेत्रों में, और यमुना रिवर का विस्तार होने की वजह से एक नेचुरल बाउंड्री भी मिल जाती थी। तो ये सब रीजन होते थे जिनकी वजह से जो है तराबड़ी, पानीपत, ये सब एक बैटल ग्राउंड के रूप में डेवलप हुए। ठीक है भाई, चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग। सो आफ्टर दिस, सॉरी, मैं अभी पहले वाले पर ही मुझे रहना है। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड महमूद ऑफ गौर, एंड महमूद ऑफ गौर को सीवियरली इंजर्ड कर दिया पृथ्वीराज चौहान ने, एंड पृथ्वीराज चौहान कमिटेड अ ब्लंडर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। पृथ्वीराज चौहान को ऐसा लगा कि मोहम्मद गौरी तो मर जाएगा, इसको इतना हमने सीवियरली इंजर्ड कर दिया है कि अभी बचने वाला नहीं है। बट महमूद ऑफ गौर, मोहम्मद गौरी रिकवर्ड, बच गया, और इसने दोबारा से अटैक किया पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। अभी पृथ्वीराज चौहान के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुई थर्ड बैटल में, आप वो जानिए। मैं आपको बता दूं यहाँ पे बात कि आप एक सेकेंड यहाँ देखिए, पृथ्वीराज चौहान, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पृथ्वीराज चौहान थर्ड, ओके, भीम सेकंड, एंड जयचंद ऑफ कन्नौज। जयचंद कहाँ का था? कन्नौज का। भीम सेकंड गुजरात, और बाकी सारा एरिया पृथ्वीराज चौहान के पास था। अब सुनिए कि जब मोहम्मद गौरी का अटैक हो रहा था ना, तो पृथ्वीराज चौहान ने भीम सेकंड के पास मैसेज भेजा, क्योंकि चौहान को मालूम चल गया था कि गौरी की आर्मी बहुत बड़ी है इस बार। मैसेज भेजा, अलायंस बना लेते हैं, मिलकर मार देते हैं इसको। भीम सेकंड ने मना कर दिया कि हम तुम्हारे साथ अलायंस नहीं बनाएंगे। भीम सेकंड ने क्यों मना कर दिया? उसका रीजन था। भीम सेकंड ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने इसके पहले सूरत के ऊपर में अटैक करवा के वहां लूटपाट करवाई थी, और भीम सेकंड इस बात से नाराज था। अच्छा भाई, तो हमारे जो देश के राजे रजवाड़े थे उनके इंटरनल कन्फ्लिक्ट थे, और ये इंटरनल कन्फ्लिक्ट में उलझे रह जाएंगे, और ये बाहर से आने वाले इस खतरे को समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, जयचंद ने चौहान का साथ नेचुरली नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? जयचंद की डॉटर थी संयुक्ता। जयचंद की डॉटर थी संयुक्ता, और कई जगहों से ये इंफॉर्मेशन मिलती है संयोगिता या संयुक्ता। इसको जो है पृथ्वीराज चौहान किडनैप कर लाए थे। इससे चौहान प्यार करते थे, संयुक्ता की जबरदस्ती शादी की जा रही थी, और पृथ्वीराज चौहान इसको वहां से किडनैप करके ले आते हैं, और इस बात से जयचंद बहुत नाराज था। तो जयचंद ने, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि जयचंद ने जो है गौरी की मदद करी, उसको हेल्प किया, और अल्टीमेटली 1192 में, 1192 में पृथ्वीराज चौहान को बैटल ऑफ तराइन में हार का सामना करना पड़ा। और हरिवंश राय मुखिया, हरिवंश मुखिया जो कि एक बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार हैं और डीयू के, और उन्होंने राजस्थान के इतिहास को बड़ा डिटेल में लिखा है। और कर्नल टॉड जो अंग्रेजों का बंदा था, और उसने भी राजपूतों का इतिहास में बहुत रिसर्च किया है। तो उनकी रिसर्च से मालूम चलता है कि चौहान को कैद कर लिया गया, और फिर इनको अजमेर में रखा गया, और बाद में कुछ समय के बाद वहीं पर इनकी डेथ हो गई। तो ये कहानियां जो है मालूम चलती है पृथ्वीराज चौहान की डेथ के बारे में। अच्छा भाई, तो इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान का तो एंड हो गया।
जरा यहाँ पे टाइपिंग में बड़ी सारी, ये जरा मैं सही कर देता हूँ, एक सेकंड रुकिए जरा। पृथ्वीराज, एक सेकंड, एक सेकंड जरा रुकिएगा। पृथ्वीराज, ठीक है भाई। तो ये जरा आप लोग स्पेलिंग्स जरा याद रखना भाई, ध्यान रखना जरा स्पेलिंग्स, यहाँ देख लेना, ठीक है। अच्छा, तो पृथ्वीराज चौहान का एंड हुआ और 1194 में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को भी हरा के मार दिया। यस, इन द बैटल ऑफ चंदावर। चंदावर इज अ प्लेस इन यूपी। और जयचंद भी खत्म, चौहान भी खत्म। अच्छा, भीम सेकंड उधर था गुजरात के अंदर में। बट मीनवाइल मोहम्मद गौरी की भी डेथ हो गई इन द ईयर 1206। मोहम्मद गौरी भी खत्म। मोहम्मद गौरी की हत्या हुई थी, एक जनजाति थी खोकर। ही वाज किल्ड बाय खोकर ट्राइब, किल्ड बाय खोकर ट्राइब। खोकर जनजाति के लोगों ने इसकी हत्या कर दी और इस तरीके से मोहम्मद गौरी भी फिनिश। मोहम्मद गौरी की डेथ होने के बाद में इसके जो स्लेव्स थे, इसके जो गुलाम थे, इनके बीच स्ट्रगल हो गया, यालदोज, कुबाचा, ऐबक, इनके बीच में। अपनी पहले वार हुई थी और इसको इसको धोखे से मारा गया था। गौरी को बताते हैं कि ये इबादत कर रहा था और नमाज करते समय जो है इसकी हत्या कर दी गई थी। दिल्ली के बारे में जरा कुछ पॉइंट्स आप लोग और जान लीजिए। दिल्ली वाज फाउंडेड बाय अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर ने इसकी स्थापना की थी दिल्ली की। चंद बरदाई एक पोएट थे, पृथ्वीराज चौहान के फ्रेंड भी थे, और इन्होंने एक बुक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। एंड नालंदा यूनिवर्सिटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिल्ली की स्थापना ओरिजिनली अनंगपाल तोमर ने की थी। पृथ्वीराज रासो बुक वाज रिटन बाय चंद बरदाई एंड बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉयड नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा कहां पर? बिहार में। अच्छा, क्या आप में से कोई मुझे ये बताएगा कि हु फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी? आयुष, वो इल्तुतमिश के टाइम पर होगा। इल्तुतमिश जब पावर में आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है गुलाम, तब होगा वो। बिल्कुल सही बात है। आप कुमार गुप्त, जिन लोगों ने कुमार गुप्त आंसर किया है उन्होंने बिल्कुल सही बोला है। बाकी लोग जरा यहाँ पर मिस्टेक कर लिया है, कोई बात नहीं, लेकिन आगे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी अभी श्रीलंका पढ़ाया है राजेंद्र, थाईलैंड बताया था, तो आगे आप समझदार हैं फिर, ठीक है। सो कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत का। जो मोहम्मद गौरी है उसके स्लेव्स में से कुतुबुद्दीन ऐबक से एंट्री होती है दिल्ली सल्तनत की। और दिल्ली सल्तनत में जो पहला रॉयल डायनेस्टी था, दैट वाज स्लेव डायनेस्टी। देन खिलजी, इसको इंग्लिश में खलजी लिखते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा यहाँ पर अरेबिक और तुर्की लैंग्वेजेस हैं, उनको जब इंग्लिश में करते हैं फिर हिंदी में बोलते हैं, तो थोड़ा सा लैंग्वेज की वजह से अप्स एंड डाउन आते हैं। सो वो आप लेनियंसी रखिएगा, वहां पे रिजिड मत होइएगा। जैसे आप यहाँ पर आप देखो, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, शायद आपने ध्यान नहीं दिया। आप अब जैसे हिंदी में कहते हैं ना मोहम्मद गौरी, यहाँ पर एक महमूद ऑफ गौर, और गौरी इधर लिखा है GAURI होना चाहिए फिर तो, लेकिन यहाँ पर क्या है GHOR।
तो वो 4 भाषाएं साथ चल रही हैं, अरेबिक, टर्किश, हिंदी, इंग्लिश, तो वो थोड़ा सा फर्क मिलेगा आपको। तो आई होप सो कि आप इस ट्रांसलेशन के इस चीज को समझते हैं। सो हम लोग बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत की, गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, देन खिलजी, देन तुगलक, देन सैयद, देन लोधी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा और आपको ये सारे ईयर्स करने पड़ेंगे। अच्छा, मैं एक बात आपको यहाँ पर और जोड़ दूं कि आपको अलग अलग रूलर्स का टाइम पीरियड याद करने की जरूरत नहीं है, बट रूलर्स ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आ जाते हैं कि कौन सा रूलर पहले था कौन सा बाद में था, ये क्वेश्चन आता है। तो इसको करने का मेथड एक ही है कि आप जब पढ़ें तो ऑर्डर में पढ़ें। मैं इसीलिए सारी चीजें ऑर्डर में पढ़ाता हूं आपको। आप जब भी कोई सेगमेंट में डील करता हूं तो वो ऑर्डर में ही पूरा डील करता हूं। यही रीजन होता है उसके पीछे का कि अगर वहां से कोई क्वेश्चन आता है ऑर्डर में अरेंज करने वाला तो आपको दिक्कत ना फंसे, बिकॉज आप सबके रूलिंग पीरियड तो याद कर नहीं सकते, दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अच्छा, अब ये जो रॉयल डायनेस्टीज है, इनमें एक और क्वेश्चन निकलता है। एक तो सिंपल क्वेश्चन है कि आप किसने पहले रूल किया किसने बाद में किया। एक क्वेश्चन और निकलता है रूलिंग टाइम के अकॉर्डिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। सो गाइस डू रिमेंबर दिस थिंग, 84 इयर्स टाइम पीरियड था गुलाम का, स्लेव डायनेस्टी का, देन 30 इयर्स खिलजीज, 94 इयर्स तुगलक, 37 इयर्स सैयद, 75 इयर्स लोधीज। मैक्सिमम टाइम पीरियड जो था वो तुगलक्स का था और मिनिमम टाइम पीरियड जो है वो लोधीज वो खिलजीज का है। फाइन, तो ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, इस पर निगाह रखेंगे। एंड लेट्स स्टार्ट विद स्लेव डायनेस्टी। स्टार्ट करते हैं स्लेव डायनेस्टी से। देखिए स्क्रीन पर जरा आप लोग ये बताएंगे कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा किसने बनवाया था? Who constructed कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा? बताइए। अभी पढ़ा के आ रहा हूं। वेरी गुड। कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा वाज कंस्ट्रक्टेड बाय कृष्ण प्रथम। तो हमें आंसर भेजा है प्रांजल ने, यतीश, अवनी, मुदित, आर्यन, चेष्टा, ग्रेट। करेक्ट आंसर्स हैं। बाकी जिनके गलत है वो लोग जरा ध्यान देंगे इस मुद्दे पर कि अभी पढ़ा के निकला हूं और अभी मिस्टेक हो रही है। Listen, slave dynasty is also known as Mamluk dynasty. And why we call them Mamluks? एक्चुअली मामलुक इनको इसलिए कहते हैं बिकॉज इनमें जो रूलर्स आए उनमें से बहुत से रूलर्स की फैमिलीज अलग थी। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, शुरुआत में है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आया और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के परिवार का नहीं था। इल्तुतमिश वाज स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बाद में अपनी बेटी की शादी करी थी इससे, बट उसके ब्लड लाइन में नहीं आता उसकी वो। अच्छा, इल्तुतमिश की बेटी रजिया, और रजिया के बाद में जो लोग आए करीब 30-40 साल तक ऐसे लोग आए जो कि इल्तुतमिश के परिवार के थे। लेकिन फिर बलबन आता है 1265-66 के अराउंड, और बलबन वो इल्तुतमिश के ब्लड लाइन में नहीं आता था, ना ही वो कुतुबुद्दीन ऐबक की ब्लड लाइन में आता था। तो मैंने 3 एग्जांपल दिए आपको बड़े बड़े कि ऐबक, इल्तुतमिश एंड बलबन। ये जो लोग हैं, ये जो रूलर्स हैं, ये एक ही परिवार से नहीं आते हैं, तो इनकी फैमिलीज अलग अलग हो गई। मतलब इसका ये हुआ इनके पेरेंट्स अलग अलग होंगे। तो मामलुक जो है एक अरेबिक वर्ड है। मामलुक क्या है? ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट पेरेंट्स। इसका मतलब क्या होता है?
चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट पेरेंट्स, अलग अलग माता पिता की संतानें। हाँ भाई, तो फटाफट आप लोग जरा मुझे बता दीजिए स्लेव और मामलूक इनका जो डिफरेंसेस है, ये जो पूरी जो बातें मैंने बताई हैं वो समझ में आ गया? पहले आप ये बताओ भाई, गुलाम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो भी किंग्स बने हैं वो कभी ना कभी गुलाम रहे हैं। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था गौरी का, इल्तुतमिश गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक का, बलबन गुलाम था इल्तुतमिश का। तो ये तीन बड़े राजा हैं, इस फैमिली में तीन बड़े राजा हैं और ये तीनों कभी ना कभी गुलाम रहे हैं। दैट्स व्हाई गुलाम वंश कह देते हैं। और चूंकि इनके पेरेंट्स अलग अलग हैं, डिफरेंट पेरेंट्स हैं, अलग अलग खानदानों से आते हैं, दैट्स व्हाई हम लोग कह देते हैं। चलिए भाई ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अरे क्वेश्चंस आते हैं सारे के सारे कि विच डायनेस्टी इज आल्सो नोन एज मामलुक डायनेस्टी। जवाब क्या होगा? गुलाम वंश। चलिए स्क्रीन पर देखिए। आयुष एमपी का एरिया है, मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वो। लेट्स सी। स्लेव डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, ऐबक का टाइम पीरियड था ये। एंड इसकी जो कैपिटल थी, ऐबक की जो राजधानी थी, दैट वाज लाहौर। एंड कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहते थे। लाख बख्श क्यों कहते थे? क्योंकि ये अपने लोगों को खूब दान दिया करता था, तो लाख बख्श कहलाता था। एंड कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया। ही नेवर एज्यूम टाइटल ऑफ सुल्तान, कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं ली। ये हमेशा अपने आप को मोहम्मद गौरी का गुलाम ही मानता रहा। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग कहते हैं कि फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड स्लेव डायनेस्टी। गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कहा जाता है ये। यहाँ तक ठीक है। लेकिन जरा आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया और इसकी कैपिटल भी कहां पर थी? लाहौर में थी, तो क्या हम लोग इसे गुलाम वंश का या दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर कह सकते हैं? बताइए जरा, क्या इसको हम लोग रियल फाउंडर कह सकते हैं स्लेव डायनेस्टी का और दिल्ली सल्तनत का? नहीं कह सकते यार। राजा का टाइटल लिया नहीं, कैपिटल लाहौर में रखी। दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर कहा जाता है इल्तुतमिश। एंड व्हाई, वो मैं अभी आपको बताता हूं, आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए भाई। आप जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने कंस्ट्रक्शन वर्क करवाया है कुछ। जैसे कि इसने दिल्ली में एक मस्जिद है, कुतुब मीनार के बगल में एक मस्जिद है, कुव्वतुल इस्लाम, कुव्वतुल इस्लाम मस्क, मॉस्क इसने निर्माण करवाया। इसको दिल्ली में है। एक मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा, ये अजमेर में है। इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और इसने जो है दिल्ली के अंदर में, इसने दिल्ली के अंदर में अपने टीचर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मेमोरी में कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था। अब मैं आपको बताता हूं जरा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन तो स्टार्ट करवा दिया बट कंप्लीट नहीं करवा पाया। मीनवाइल ही डाइड। एंड मैं फिर से बता दूं आपको कि जहां पर कुतुब मीनार है उसी के ठीक बगल में एक मस्जिद है, कुव्वतुल इस्लाम। और जहां पर ये सुनो, ये जो जगह है ना जहां कुतुब मीनार है, बड़ी हिस्टोरिक, बहुत ही पॉपुलर प्लेस है। सिर्फ कुतुब मीनार की वजह से नहीं है। मैं आपको बता दूं, दिल्ली के राजाओं का इतिहास मुख्य रूप से कुतुब कॉम्प्लेक्स में है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आप घूम के आइए। अगर आप दिल्ली में नहीं रहते, कभी दिल्ली आते हैं, तो कुतुब कॉम्प्लेक्स जरूर घूमिए। एक तो कुतुब मीनार है, उसी के ठीक सामने आयरन पिलर है, लौह स्तंभ है, प्राचीन भारत का आज से लगभग 1800 साल पहले का वो आयरन पिलर है। उसमें जंग नहीं लगा आज तक।
ठीक है, वो आयरन पिलर है वहां पर। अच्छा, उसी के बगल में कुव्वतुल इस्लाम मस्क है। उसी के थोड़ा बगल में जो है अलाई मीनार है। अलाई मीनार विच वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। और अलाउद्दीन खिलजी का प्लान था कि वो कुतुब मीनार से ऊंची मीनार बनाएगा, हालांकि वो मर गया। और फिर अलाउद्दीन खिलजी का कैरेक्टर ऐसा था कि बाकी राजाओं ने फिर उसमें हाथ भी नहीं लगाया, वो वैसी आधी बनी हुई पड़ी है पिछले 700 साल से। जी हाँ, पिछले 700 साल से वो ऐसे ही पड़ी हुई है। कुतुब मीनार अपने आप में 800 साल पुरानी है, 800 इयर्स। मेहरौली का आयरन पिलर लगभग 1700 साल पुराना है। अपनी आंखों के सामने 1700 साल पुरानी चीज को देख करके जो गूज बम्स होते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं, वो अपने आप में एक अलग अनुभव होता है। वहीं पर बगल में अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है, वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी का मदरसा भी है। इसके अलावा इल्तुतमिश का मकबरा भी यहीं पर है। इल्तुतमिश के जो बेटे थे उनके मकबरे भी यहीं पर हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो डेथ है वो लाहौर में हुई थी चौगान खेलते हुए। चौगान मतलब पोलो, घोड़े पे बैठ के खेलते थे। और चौगान खेल रहा था, अचानक से बैलेंस बिगड़ गया, सर के बल नीचे गिरा और जख्मी होकर मर गया। एग्जाम में क्वेश्चन भी कई बार पूछा है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा राजा था जो कि घोड़े से गिर के मरा था। जवाब होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, फॉलिंग फ्रॉम हॉर्स, फॉलिंग फ्रॉम हॉर्स, राइट, फॉलिंग फ्रॉम हॉर्स। ओके, एंड कुतुब मीनार के बारे में कुछ पॉइंट्स आप लोग और याद रखिएगा। कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन है कंप्लीटेड बाय, इसको, इसका निर्माण जो है कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। और कुतुब मीनार में कुछ लाइटनिंग, बिजली की वजह से कुछ इसके फ्लोर्स डैमेज हो गए थे, थर्ड और फोर्थ फ्लोर। तो बाद में जब फिरोज शाह तुगलक आया, ठीक है, तुगलक फैमिली में, तो उसने थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर की रिपेयरिंग करवाई। और फिफ्थ फ्लोर, अभी प्रेजेंट में कुतुब मीनार में कितने फ्लोर है? 5 फ्लोर है। और एक बात ध्यान रखना, यूनेस्को की हेरिटेज साइट में आता है कुतुब मीनार। पूरी दुनिया के अंदर में ईंटों से, ब्रिक बेस्ड ईंटों से बना हुआ सबसे ऊंचा मीनार है ये। ध्यान रखना कि और जो मीनार, जो कुतुब मीनार से भी ऊंचे हैं, वो सीमेंट वगैरह से बनाए गए। ठीक है, उनके अंदर में जो है इस्तेमाल किया गया है जो आयरन वगैरह है उसका इस्तेमाल किया गया है। इसमें ईंटें, केवल ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। ईंटें लगा करके, ईंट पत्थर से बनाई गई है। करीब 72 मीटर की इसकी हाइट है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना भाई इसको। ओके ओके, चलिए भाई, तो फटाफट आप लोग जरा मुझे मैसेज करिए कि यहाँ तक जो मैंने पॉइंट्स कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताए हैं वो सारे आपको समझ में आए हैं या नहीं। पहले आप लोग मुझे ये बताइए, फिर बाकी चीजें मैं आपको और बताता हूँ आगे। क्योंकि इल्तुतमिश की जो एंट्री है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इल्तुतमिश की एंट्री थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, ओके। पहला फ्लोर, अपनी फर्स्ट फ्लोर, बस। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सब बनवाया था जो है इसने, इल्तुतमिश ने। चलिए, आप इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं उसने कितना बनवाया था, हालांकि मैंने बता दिया आपको, वो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब आगे चलते हैं हम लोग यहाँ से। आप देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जब पावर में आया ना, तो इसके सामने कुछ प्रॉब्लम्स थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो दरबार के अंदर में जो धार्मिक वर्ग था, जो रिलीजियस ग्रुप्स थे, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को एक रूलर के रूप में एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। उनका जो धार्मिक वर्ग थे, जो उलेमा था, जो उलेमा क्लास था, जो उलेमा वर्ग थे यहाँ पे,
वो ये कह रहे थे कि तुम तो गुलाम हो और तुम्हारा तो ब्लड इम्प्योर है, और इम्प्योर ब्लड के लोग राजा नहीं बन सकते। अब ये एक ऐसी चीज है जो आपको हर दौर में, हर समाज में, हर धर्म के अंदर देखने को मिलता है। ऐसी कहानी आपको यूरोप में भी खूब मिलेंगी। आप भारत में आएंगे मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के अंदर में, जब एंशिएंट का एंड हो रहा था वहां पर देखोगे तो वहां भी मिलेंगे। अच्छा भाई, तो इल्तुतमिश का तो रेजिम ही रहा है 3.5-4 साल का, मर गया उसके बाद। तो ये इल्तुतमिश के बाद में पावर में आया, सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, सॉरी मैं गलत बोल गया, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की जब डेथ हुई तो पावर में आया इल्तुतमिश। तो जो धार्मिक वर्ग था यहाँ पर, वो इल्तुतमिश के पीछे भी पड़ गया। उसने बोला अरे तुम राजा कैसे बन सकते हो, तुम गुलाम, तुम्हारा मालिक गुलाम, तुम तो गुलाम के गुलाम हो। ये तो ट्रेजेडी हो गई इल्तुतमिश के साथ में। अच्छा भाई, तो इल्तुतमिश ने दिमाग लगाया। इल्तुतमिश ने क्या किया, इसने 40 नाइट्स एक ग्रुप बनाया, 40 नाइट्स, 40 दल, ठीक है, या तुर्कान ए चिहलगानी। और ये 40 बंदे थे, इनको जो है इल्तुतमिश ने जिम्मेदारी दी कि राजा की प्रोटेक्शन तुम लोग करोगे। बदले में उन्हें क्या मिलेगा, बदले में उन्हें जितने इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो सारे के सारे 40 नाइट्स के लोगों को ही दिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट पोस्ट सारे इनके पास ही रहेंगे। अच्छा, अब इल्तुतमिश के सामने अगला चैलेंज ये था कि किस तरीके से अपने पूरे एम्पायर को मैनेज करें। तो इसने एक काम तो ये किया, इसने अपनी जो कैपिटल थी, जो कि पहले कहां पर थी, लाहौर में, ये कैपिटल को लाहौर से लेकर के आ गया दिल्ली। ध्यान रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी लाहौर से दिल्ली लाया है वो कौन लाया है, इल्तुतमिश। आफ्टर दिस इसने क्या किया, इसने जरा आप लोग स्ट्रक्चर देख लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। इसको मान लीजिए एम्पायर, साम्राज्य, ठीक है, और ये सब छोटी छोटी जगहें हैं इक्ता। तो इसने क्या किया, अपने साम्राज्य को छोटे छोटे जगहों में बांट दिया और इन्हें क्या बोला, इक्ता। और इक्ता के अंदर में आर्मी के बंदे बिठा दिए और वो डायरेक्टली रिपोर्ट करते थे इल्तुतमिश को, उसके सीधे कंट्रोल में होते थे। तो इस तरीके से इसने क्या किया, अपने आर्मी के ऊपर में अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया, अपने इर्द गिर्द 40 नाइट्स का एक कवर तैयार किया। अच्छा भाई, अब इसने ये जो लोग यहाँ पर थे, जो रिलीजियस क्लास था, जो इसको राजा मानने को तैयार नहीं था, उनको जवाब देने के लिए इसने काम किया। इस्लाम धर्म में खलीफा होते हैं, खलीफा जो कि सर्वोच्च धर्मगुरु माने जाते हैं, और वो अरब दुनिया से संबंधित हो। तो इसने उस समय के खलीफा थे बाकी बिल्लाह, खलीफा का नाम था बाकी बिल्लाह। और उस समय के जो खलीफा थे उनके पास मैसेज भेजा कि आप बताओ कि हम राजा बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। और खलीफा से इसको लेटर मिला कि आप राजा बन सकते हैं। अब ये वो लेटर जहां पे धार्मिक वर्ग को दिखा रहा था कि देखो, खलीफा ने लिख के भेजा है, मैं राजा बन सकता हूं। लेकिन लेकिन बड़ी गजब कहानियां होती हैं। अब खलीफा अरब में है, ये हिंदुस्तान के अंदर में है, तो भारत में खलीफा का कोई प्रैक्टिकल इम्पैक्ट है ही नहीं। थ्योरेटिकल है थोड़ा बहुत, ठीक है, प्रैक्टिकल इम्पैक्ट ही नहीं है। अब प्रैक्टिकल इम्पैक्ट ही नहीं होगा तो खलीफा की बात का थोड़ा असर तो होगा, लेकिन क्या बहुत ज्यादा कोई असर होने वाला है, जरा आप लोग मुझे बताइए। क्या कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होने वाला है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं होने वाला। प्रांजल हिबाज सन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक कुछ एक महीनों के लिए पावर में था और इल्तुतमिश ने उसकी हत्या कर दी थी, ठीक है प्रांजल, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे। आराम शाह, एक्चुअली आराम शाह का जिक्र कहीं कहीं पर आप देखेंगे, आराम शाह वाज सन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक एंड ही वाज किल्ड बाय इल्तुतमिश। कुछ एक मंथ के लिए था, तो हम लोग ऐसे जो कुछ एक महीने के लिए लोग पावर में आ जाते हैं, इनकी चर्चा नहीं होती, ठीक है भाई। तो चलिए, बिल्कुल बिल्कुल चेस्टा।
अच्छा भाई, इल्तुतमिश ने जो है कॉपर क्वाइंस स्टार्ट करवाए थे। कॉपर क्वाइंस का नाम था जीतल। कॉपर क्वाइंस का नाम क्या था? जीतल। यहाँ देख लीजिएगा, कॉपर क्वाइंस को जीतल कहते थे। ठीक है। चंगेज खान ने इसी के समय, चंगेज खान जो कि मंगोल था, भारत के बॉर्डर पर अटैक किया था। ऑल्दो यहाँ पे हॉट वार नहीं हो पाया था, हमारी बॉर्डर तक पहुंच गया था, बट इल्तुतमिश ने डिप्लोमेसी से काम किया और उसने चंगेज खान को समझा बुझा करके भारत से वापस भेज दिया। एक्चुअली हुआ क्या था, चंगेज खान के कुछ दुश्मन भारत के बॉर्डर में आ गए थे और चंगेज खान उनका पीछा कर रहा था, चेज कर रहा था उनको। इल्तुतमिश ने चंगेज खान को बोला कि देखिए, हम अपनी जमीन का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ नहीं होने देंगे। वो चंगेज खान से लड़ना बेवकूफी होती है उस समय। 10 लाख की फौज थी उसके पास, वो लड़ता नहीं, सिर्फ गुजर जाता। इल्तुतमिश की अपनी हालत खराब है। इसी चंगेज खान ने चीन के ऊपर कब्जा कर लिया था। जी हाँ, चंगेज खान के लोगों ने चीन के ऊपर कब्जा कर लिया था। मार्को पोलो इटली का बंदा जब चीन घूमने गया था तो उसने बताया कि वहां कुबलई खान का शासन है। और कुबलई खान कौन था? चंगेज खान के परिवार में ही बाद में आया था कुबलई खान। चंगेज खान, कुबलई खान सब कहाँ के थे? मंगोलिया के। अरे चीन और रूस के बीच में एक देश है मंगोलिया, ये वहां के थे। तो आप समझ सकते हैं कि भाई साहब, वक्त वक्त की बात होती है। एक वक्त था कि मंगोलिया के चंगेज खान वगैरह ने पूरे मध्य एशिया, चीन में आतंक मचा रखा था। और आज ये हाल है कि मंगोलिया की चर्चा तक नहीं होती, मंगोलिया की चर्चा तक नहीं होती। चलिए भाई, आगे चलते हैं। नो राजेंद्र नहीं, बिल्कुल नहीं। अवनी ही वाज तुर्क एक्चुअली। उसकी जो मदर थी, हमें पढ़ाऊंगा आगे, अरे सारी कहानी बताऊंगा बाबर के बारे में, क्यों परेशान है, छोड़िए। अच्छा भाई, इल्तुतमिश ने राजा का टाइटल लिया। He was the first ruler of Delhi Sultanate who assumed title of Sultan। ये पॉइंट कहीं पर लिखा है कि छोड़ दिया है मैंने? नहीं लिखवाया। मैं देख लेता हूँ एक बारी, अगर नहीं लिखा है तो मैं खुद लिख देता हूँ, परेशानी की बात क्या है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ इसको यहाँ पे। इल्तुतमिश was first ruler of Delhi Sultanate who assumed title of Sultan। इल्तुतमिश चूंकि पहला शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने सुल्तान की उपाधि ली। He shifted capital from Lahore to Delhi, तो ही इज नोन एज रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। इल्तुतमिश ने कॉपर के क्वाइंस तो स्टार्ट करवाए ही थे, इसने सिल्वर क्वाइंस भी स्टार्ट करवाए थे। लेकिन ध्यान रखना कि कॉपर क्वाइंस पहली बार चलाए जा रहे थे, लेकिन सिल्वर क्वाइंस पहले भी चलते रहे हैं। और जरा आप लोग मुझे बताएंगे कि जिस समय गुप्त वंश का शासन था, उस समय भारत में गुप्त वंश के लोगों ने चांदी के सिक्के चलवाए थे, और चांदी के सिक्कों का नाम क्या था? मैंने कल पढ़ाया था आपको, बताओ भाई। गुप्त रिजिम में चांदी के जो सिक्के चलवाए गए थे उनका नाम क्या था? कल पढ़ा के गया हूं मैं आपको, लास्ट में एकदम। बहुत अच्छे, यतीश, अवनी, रिदम, चेष्टा, बहुत अच्छे, सबका सही है। रुपया का कहते थे। रुपया का सिल्वर कॉइन्स थे जो कि गुप्त रूलर्स ने स्टार्ट करवाए थे। ठीक है भाई, तो यहां तक